वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हाँ, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है। राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहाँ के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए।
उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की, तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में, तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी बीजेपी के प्रदीप गांधी इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवराज सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवराज सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे इस बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर
हो सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहां साहू समाज का दबदबा है, आदिवासी और लोधी समाज का भी वर्चस्व है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। तब इसमें कवर्धा भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। खैरागढ़ राज परिवार के दम पर कांग्रेस का कभी यहां दबदबा रहा था। यहां से सांसद रही पद्मावती देवी ने अपने एक महल को संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया था। इसी महल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे एशिया की पहली संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 1998 के बाद हर बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और किसी नए को यहां से मौका दिया। इस तरह एक भी बार उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया और हर बार एक नया उम्मीदवार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचा भी। इस लोकसभा सीट के तहत राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज़्यादा 4 लाख साहू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी, यादव या अन्य मिलाकर करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहां के मतदाताओं ने कभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। राजनांदगांव सीट में बीजेपी की तरफ से हर बार उम्मीदवार बदलने की परंपरा रही,
पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के इस हॉट सीट पर बैठने वाला बिग बॉस आखिर होगा कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।
वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हाँ, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है। राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहाँ के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए।
उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की, तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में, तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी बीजेपी के प्रदीप गांधी इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवराज सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवव्रत सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हो सकती है।
दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहां साहू समाज का दबदबा है। आदिवासी और लोधी समाज भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। मौजूदा 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 लाख, करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। बदलने की परंपरा रही, पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।